हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और इसी गुस्से की हालत में किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते समय बर्तनों को बहुत तेज तेज पटक रही थी, कभी इधर कभी उधर फेंक रही थी। किचन से खटपट की आवाज़ सुनकर मेरी तीनों बेटियां अंदर आ गई और साथ में अंशिका भी। लेकिन मुझे इतना गुस्से में देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर मुझसे कुछ कहे, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं किसी की भी नहीं सुनती थी। उन सबको देखकर मैंने गुस्से से चीख कर कहा, क्यों आई हो तुम लोग, यहाँ से चली जाओ। मेरी चीख सुनकर मेरे तीनों बेटियां तो चली गईं, लेकिन अंशिका वहीं खड़ी रही और आगे बढ़कर मुझे संभालने लगी। उसने जैसे ही मुझे संभालने के लिए मुझे पकड़ा, मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि मेरे गुस्से की असल वजह वही थी। मैंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह गिरते गिरते बची। मुझे इस लड़की से बहुत ज़्यादा नफरत थी, इतनी नफरत शायद ही मुझे किसी और से हो। कुछ देर तक आंखों में आंसू भरकर वो मुझे देखती रही, फिर चली गई। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून हुआ। मैं उस लड़की को से इतनी नफरत करती थी कि शायद ही इस दुनिया में किसी और से करती हूँ, और आज मेरे गुस्से की वजह वही बनी थी। हुआ यूँ था कि कुछ औरतें मेरे बड़ी बेटी को का रिश्ता लेकर आई थी। दरवाज़ा अंशिका ने ही खोला था। उसके बाद अंशिका उन औरतों के सामने नहीं आई थी। सारा काम मैं और मेरी बेटियां ही देख रही थी। मैं चाहती थी कि रिश्ता हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रिश्ता था। मेरी बेटी ऐश करती। चाय नाश्ते के बाद वो औरतें बोली कि जिसने दरवाज़ा खोला था, क्या वो भी आपकी बेटी है? मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा पता नहीं अंशिका ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। मैंने कहा, हाँ है तो मेरी बेटी। क्यों, क्या हुआ? क्या उसने आपके साथ कुछ बदतमीजी की है? वो बोली, अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बहुत ही प्यारी बच्ची है वो। असल में यह बात है कि हमें आपसे यह कहना है कि हमें आपकी उसी बेटी का रिश्ता चाहिए, अपने बेटे के लिए। आपकी बेटी पर हमारा दिल आ गया है, मना मत करना। उन औरतों की बात सुनकर मेरा दिल दिमाग झन्ना गया। गुस्से में के मारे अंदर ही अंदर खौलने लगी। मैंने किसी तरह खुद पर काबू पाया और कहा, जी हम सोच कर बताएंगे, अभी फ़िलहाल हम एकदम से जवाब नहीं दे सकते। औरतें फिर चली गईं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उन औरतों का मुंह नोच लूं या फिर अंशिका का गला घोटूं। और उन औरतों के जाने के बाद मैं किचन में आ गई थी और अपना सारा गुस्सा उन बर्तनों पर निकाल रही थी। जी में तो आया कि जाकर उसको इतने थप्पड़ मारूं कि अंदर की सारी आग ठंडी हो जाए, लेकिन मैं मजबूर थी। बचपन की बात और थी, लेकिन अब अंशिका बड़ी हो चुकी थी। बचपन में तो उसे मारकर अपना गुस्सा निकाल लेती थी, लेकिन अब बड़ी हो चुकी थी, उस पर हाथ नहीं उठा सकती थी। अगर बदले में उसने मुझ पर हाथ उठा दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हालांकि वह मुझसे बहुत डरती थी और मैंने उसे पूरी तरह काबू में कर रखा था। अब मैं उसे जवान की गोली से मारती थी, तानों से उसका पूरा शरीर छलनी हो जाता था। मैं अभी भी उस पर जुल्म करती थी। शाम तक धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो चुकी थी और अब दिमाग चलने लगा था कि इस मामले में से कैसे निपटा जाए। खुद को नॉर्मल करते हुए मैंने उन लोगों को फ़ोन किया और माफ़ी मांगते हुए कहा कि हमें माफ़ कर दें, हमारे ख़ानदान में एक मौत हो गई थी, इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकी। यह बात है कि हम अंशिका का रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं, इसलिए आपको अंशिका का रिश्ता नहीं दे सकते। अगर आप चाहें तो मेरी बेटियों में से किसी का भी रिश्ता ले सकती हैं अपने बेटे के लिए। मेरी बात सुनकर लड़के की माँ ने कहा, माफ़ करना बहन जी, हमें तो अंशिका ही पसंद आई थी। अगर अंशिका का रिश्ता नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, हम कहीं और लड़की देख लेंगे, लेकिन हमें तो अंशिका ही पसंद आई थी। यह बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई थी, गुस्से की एक ऐसी आग जिसमें मैं जल उठी थी। मुझे अंशिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले तो उसकी माँ ने मेरा हक छीनने की कोशिश की और अब मेरी बेटियों का हक अंशिका छीन रही थी। गुस्से से मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों का हक उस अंशिका को नहीं छीनने दूंगी। जो मेरी बेटियों का हक है वो मेरी बेटियों को ही मिलेगा। दिल में कुछ फैसला करते हुए मैं बाहर आंगन में आ गई। अंशिका कुछ किताबें पढ़ रही थी। उसे उस तरह से आराम से बैठा देखकर मैं गुस्से से चीख पड़ी। मैंने कहा, क्या पढ़ रही हो यहाँ बैठकर? वहाँ मेरे कपड़े पड़े हैं, उन्हें कौन धोएगा? मैंने उसके हाथ से किताब लेकर फेंक दी और मेरे इस तरह चीखने और किताब फेंकने से वो एकदम से डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जो उसने मुश्किल से रोका था। मेरी बात सुनकर वो मशीन लगाने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन मैं वहीं गुस्से में खड़ी रही और उसकी तरफ देखती रही। हालांकि मैं गुस्से में थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ हुआ था। जब अंशिका की आंखों में से आंसू आए थे, लेकिन जल्द ही मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि मुझे अपना वक्त याद आ गया।
जब मैं अपने पति राकेश के सामने कितना गिड़गिड़ाई थी। मैंने उसे रोते हुए कहा कि राकेश प्लीज़ तुम दूसरी शादी मत करो, हमारी खुद की बेटियां हैं, वो क्या सोचेंगी, आखिर उनके बारे में तो सोचो। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी थी और मुझे बहुत ही नफरत से देखते हुए कहा, पत्नी हो पत्नी बनकर रहो, ज़्यादा सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑफिस की कलीग से मोहब्बत करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। वो कम से कम पढ़ी लिखी तो है, तुम्हारी तरह जाहिल तो नहीं है। तुम मुझे किस हक से रोक रही, दूसरी शादी करने से रोक रही हो? एक बेटा तक तो नहीं दे सकी? राकेश की इतनी घटिया सोच को सुनकर एक पल के लिए मुझे राकेश से नफरत हो महसूस हुई, लेकिन फिर अपनी बेटियों का मुंह देखकर मैंने अपने घर को बचाने की कोशिश की थी। मैंने अपने घर को बचाने के लिए एक तिनके का सहारा लिया था। मैंने कहा अगर वो भी तुम्हें बेटा ना दे सकी तो क्या करोगे? तो फिर तीसरी शादी करोगे क्या? मेरी बातों का राकेश पर कोई असर नहीं हुआ। कहने लगा कि मैं रागिनी से लड़के के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ, अपने दिल के सुकून के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। अगर वो मुझे बेटा नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, अगर एक बेटी हो गई तो क्या हुआ, तुम्हारी भी तो 3 बेटियां हैं, एक और सही। राकेश ने मेरी कोई बात ना सुनने का फैसला कर लिया था। उस पर तो रागिनी का भूत सवार था और इसी हफ्ते रागिनी से शादी कर रहा था। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि वो एकदम चीख कर कहा, अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और घर से निकाल दूंगा। और बस यही पर आकर मैं खामोश हो गई। मेरी बेटियां भी बहुत छोटी छोटी थी। बड़ी बेटी 4 साल की थी, दूसरी 2 साल की और सबसे छोटी बेटी अभी सिर्फ 3 महीने की थी। फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुप्पी साध ली, क्योंकि अब तो कहने सुनने वाली कोई मतलब ही नहीं रह गया था। और फिर वही हुआ जो नहीं होना था। अगले हफ्ते ही राकेश रागिनी से शादी करके मेरी सौतन बनाकर ले आया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसका स्वागत किया। शादी बहुत ही सादगी से की थी। रागिनी के आने के बाद मेरी जिंदगी बस चल रही थी, और कैसे चल रही थी मैं ही जानती थी। मैं अपने मासूम बच्चों का मुंह देखकर अंदर ही अंदर तड़पती रहती। हमारा घर बहुत बड़ा था, इसलिए जगह की कोई परेशानी नहीं हुई। उसने घर का सबसे बड़ा और अच्छा कमरा अपने और रागिनी के लिए सेट कर लिया था। मैं ज़्यादातर अपनी बच्चियों को लेकर अपने कमरे में ही बंद रहती। शादी के तीसरे दिन ही राकेश रागिनी को लेकर हनीमून मनाने चले गए थे। पीछे रह गई थी मैं और मेरी मासूम बच्चियां। दोनों पूरे 1 महीने के बाद लौटे थे, और मेरा ये 1 महीना किन किन तकलीफों में गुजरा था मैं ही जानती हूँ। छोटे छोटे 3 बच्चों को संभालने के साथ साथ मुझे बाहर का भी काम करना पड़ता था। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी का यही महीना सबसे तकलीफ भरा होगा, लेकिन मैं गलत थी। मेरी असल तकलीफ तो अब शुरू हुई थी। मेरी बच्चियों की ज़रूरत है राकेश को दिखाई नहीं देती थी। मैं किसी चीज़ के लिए कहती मुझे फला चीज़ चाहिए तो राकेश हफ्तों तक उस बात को टालते रहते। वही अगर रागिनी किसी चीज़ के लिए कहती तो अगले ही 1 घंटे में हाजिर हो जाती थी। रागिनी खूबसूरत और अच्छे रख रखाव वाली थी, बात करने में भी तमीज़ से थी, लेकिन उसे देखते ही मेरे अंदर नफरत के अंगारे फूटने लगते थे। जी चाहता था कि उसका मुंह नोच लूं, जिसने मेरी और मेरी बच्चियों के हक पर डाका डाला था। राकेश पूरा पूरा दिन रागिनी के साथ ही रहता, मुझे और मेरी बच्चियों को देखता भी नहीं। रागिनी घर का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि राकेश ने उसे कह रखा था कि घर का कोई काम मत करना, किचन के चूल्हे के सामने खड़ी मत होना, क्योंकि तुम्हारा रंग काला पड़ जाएगा। और रागिनी ने इस बात को शर्माते हुए मान लिया था। इसके उलट राकेश ने मुझसे कहा था कि घर का सारा काम तुम करोगी, रागिनी को किसी काम के लिए नहीं कहोगी, सारा काम तुम करोगी और टाइम पर करोगी। मुझे अब अपनी ज़िंदगी जीनी नहीं थी, बस गुजारनी थी, वो भी अपने बच्चों के लिए। इसलिए चुपचाप सारी बातें मानती चली गई। जब पति अपना सही नहीं तो फिर पराई लड़की से क्या शिकवा। रागिनी वैसे तो पढ़ी लिखी समझदार थी, लेकिन थी तो सौतन ही। उसको खुद से भी मन नहीं करता कि किसी काम में हाथ लगाए। पूरा पूरा दिन कमरे में बंद रहती। बस राकेश के ऑफिस से आने के 5 मिनट पहले पूरी तरह तैयार होती और बाहर गेट पर राकेश का इंतजार करने लगती। वो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते, फिर साथ में बैठकर खाना खाते। मैं और मेरी बच्चियां किचन में ही बैठकर खाना खा लेते थे, क्योंकि राकेश का हुक्म था कि मेरे सामने कम से कम आना। कभी कभी मैं अपना गुस्सा अपनी बच्चियों पर निकाल देती थी, लेकिन बाद में पछतावा भी होता था कि आखिर इसमें मेरी बच्चियों का क्या दोष है। लेकिन मैं खुद मजबूर थी। पूरा दिन घर के काम करती,
पूरा दिन घन चक्कर बनी रहती, सबके लिए नाश्ता, खाना, कपड़ा, घर की सफाई, ऊपर से 3 दिन बच्चों को संभालना। इसके बाद राकेश और रागनी के फिजूल के चोंचले देखना। दिल पर पत्थर रख कर काम करती और दोनों की इश्कबाजियाँ देखा करती। अगर राकेश रागनी को दूसरे घर में रखते तब भी मुझे शायद इतना दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने तो रागनी को मेरी छाती पर ही लाकर बिठा दिया था। फिर एक दिन पता चला कि रागनी प्रेग्नेंट है, तो राकेश इतना खुश हुए जैसे वह पहली बार बाप बन रहे हैं। लेकिन मेरे लिए थोड़ी राहत हुई, क्योंकि उन्होंने रागनी के लिए दूसरा घर ले लिया था और उसी में रागनी को शिफ्ट कर दिया। लेकिन जाते जाते जख्म दे गए। कहा कि अगर रागनी इस घर में रहेगी तो मेरी नज़र रागनी के बच्चे को लग जाएगी। मेरे दिल पर पत्थर सा लगा था। लेकिन रागिनी का मेरे घर से जाना भी मेरे लिए सुकून की बात साबित नहीं हुआ, क्योंकि रागिनी घर में होती थी तो कम से कम खाने पीने का सामान तो आता था। अब तो राकेश इससे भी बेफिक्र हो गए थे। घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे तो मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया। राकेश को फ़ोन करके सामान मंगवाती तो वो एक हफ्ता लगा देते थे। इसलिए मजबूरी में मैंने खुद ही कुछ करने की ठानी। मैं कपड़े सिलाई करती और जो भी कुछ पैसा आता वह घर में खर्च करती। ये दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि राकेश की नौकरी चली गई और रागिनी ने एक बेटी को जन्म दिया। नौकरी जा चुकी थी, खर्च बढ़ चुके थे, इसलिए मजबूरी में राकेश ने जो किराए पर मकान ले रखा था उसे छोड़कर वापस पुराने घर आ गए। उसने दूसरी नौकरी ढूंढ ली, लेकिन बहुत कम सैलरी थी। वह सारी सैलरी अंशिका और रागिनी पर ही खर्च हो जाती थी। उसके कमरे में दूध के डिब्बे और फ्रूट वगैरह हर वक्त मौजूद रहते थे, जबकि मेरी बेटियों की दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं होता। राकेश की सैलरी तो अंशिका और रागिनी पर ही खर्च हो जाती थी। मेरे खर्च और मेरी बेटियों के खर्च कहाँ से चलते? मैं अपना वही सिलाई का काम करती थी और अपनी बेटियों का खर्चा चलाती थी। राकेश अपनी सैलरी से सिर्फ राशन पानी लाते थे। रागिनी शुरू में तो अपनी दुनिया में ही मगन रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जब खर्च बढ़ने लगे और आमदनी कम हो गई तो उसने एक दिन किचन में ताला लगा दिया। मैंने रागिनी से हैरानी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहने लगी, आमदनी तो ज़्यादा है नहीं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हर वक्त बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहें और फालतू के खर्च बढ़ाते रहें। उसका साफ इशारा मेरी बच्चियों की तरफ था। जब रागिनी किचन को ताला लगा रही थी तो राकेश सामने बैठे ही सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। मैंने शिकायत की नज़रों से राकेश की तरफ देखा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। कहने लगे, हाँ रागिनी ठीक कह रही है, अब आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा, तो सोच समझ कर खर्च करना पड़ेगा। मैं कहते कहते रह गई कि मैंने तो खुद ही पैसे कमाती हूँ और अपने बच्चों का खर्चा देखती हूँ, बल्कि रागिनी तो फिजूल खर्ची करती है। ना जाने कितने फ्रूट्स तो उसके कमरे में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। लेकिन इसे मेरी बुज़दिली कहो या मेरी गलती, मैं अपने पति से डरती थी। बस यहाँ पर मैं खामोश हो गई। इतने पर ही हद नहीं थी। रागिनी ने मेरी बच्चियों को प्राइवेट स्कूल से हटवाकर सरकारी स्कूल में डलवा दिया और अपनी बेटी अंशिका का प्राइवेट स्कूल में नाम एडमिशन करा दिया। जब मैंने राकेश से इस बारे में बात की तो कहने लगे, रागिनी ने जो किया ठीक किया। तुम्हारी बेटियां तो प्राइवेट स्कूल में पढ़कर अपना अच्छा बना चुकी हैं। अंशिका को अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने दो, उसका भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी बेटियां तो अब सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकती हैं। अंशिका का कच्चा दिमाग है, अगर अभी से उसे सरकारी स्कूल में डाल दिया तो वह पढ़ाई में कमज़ोर रह जाएगी। कोई त्यौहार होता या फंक्शन होता तो मेरी बेटियों के लिए मैं जोड़ तोड़ कर खुद कपड़े बनाती थी, जबकि अंशिका के लिए मैचिंग चप्पल, मैचिंग चूड़ियाँ और मैचिंग ज्वेलरी सब कुछ आता था। यह देखकर मेरी बेटियों में भी हीन भावना आने लगी थी। कभी कभी मुझसे शिकायत करती कि मम्मी, अंशिका तो इतने अच्छे कपड़े पहनती है, फिर हमें क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहनते? अंशिका की मम्मी इतने सारे जेवर, इतने सुंदर कपड़े पहनती है, फिर आप क्यों नहीं पहनती? मैं बच्चों को डांट कर चुप करा देती, क्योंकि इन सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं थे। अपने बच्चों की ज़रूरतें देखते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा सिलाई करती, जिससे कि मैं अपने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी कर सकूं। लेकिन ये जो अंतर अंशिका के रहन सहन में और मेरे बच्चों में था, मैं उसे काट नहीं पा रही थी। बस इस खाई को भरने में नाकाम थी। मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उन्हें अब अपने बाप से नफरत होती जा रही थी, क्योंकि वो इतना तो समझती थी कि यह रागिनी नाम का जो सांप है उसके बाप ने ही उनके सीने पर लाकर बिठाया है।
खबर मिली कि रागिनी फिर से पेट से है। रिते राकेश बहुत खुश हुए। इस बार भी उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी। वो पहले की तरह ही रागिनी का ख्याल रख रहे थे, लेकिन भगवान के को कुछ और ही मंजूर था। राकेश और रागिनी मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। राकेश और रागिनी की मौके पर ही मौत हो गई और उनका इंतजार कर रही। मैं घर में खाना बनाकर दोनों का बैठकर इंतजार कर रही थी, लेकिन बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मैं कुछ घबरा गई। बाहर गेट खोला तो एम्बुलेंस हमारे दरवाजे पर ही खड़ी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। राकेश और रागिनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। रागिनी का बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका था। इस हादसे से एक बार तो मैं अंदर तक हिल गई, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। आखिर उन दोनों के जाने से मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था। रागिनी तो मेरे लिए पराई थी, लेकिन मेरे पति आज भी मेरे नहीं थे। वो हर वक्त रागिनी के आगे पीछे फिरते थे, उसके ही ऊपर खर्च करते थे। मेरी बच्चियों को और मुझे हमेशा इग्नोर करते थे। राकेश की इन हरकतों ने मुझे एकदम पत्थर बना दिया था। मैंने खुद को जल्द ही इन सब बातों से ऊपर उठा लिया। मुझे कोई ज़्यादा दुख नहीं था राकेश और रागिनी के जाने का, लेकिन हाँ, जब मैं अंशिका को कभी कभी देखती तो थोड़ा दुख होता कि ये बिना माँ की बची रह गई थी। लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ फिर नफरत में बदलने लगा कि आखिर इसकी माँ की वजह से ही ये हुआ था। मैंने अपने पूरे घर पर एक निगाह डाली, अंदर तक सुकून उतर आया। अभी भी पूरा घर मेरा था। इस घर की मालकिन मैं थी, क्योंकि रागिनी के आने के बाद मेरी हैसियत एक नौकरानी सी थी। मैं बस अपने कमरे में रहती थी और रागिनी पूरे घर की मालकिन बनी रहती थी। वो जैसा चाहती थी वैसा ही होता था। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोची। उस घर की थोड़ी सी सेटिंग बदली और उसको एक सिलाई सेंटर में बदल दिया। एक सिलाई सेंटर खोला। लड़कियों की से फीस लेकर मैंने लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू किया। मेरे काम पर भगवान की कृपा हुई और वो चल निकला। घर में पैसे आने लगे तो मैंने अपनी बच्चियों का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। अंशिका का एडमिशन भी प्राइवेट स्कूल में ही कराया। मैं उसकी देखभाल, उसकी पढ़ाई लिखाई सब अपनी बच्चियों के बराबर ही करती थी, ना उनसे कम ना उनसे ज़्यादा। लेकिन फिर भी पुरानी ज़िंदगी की छाप मेरे दिमाग पर अभी भी थी। मैं अंशिका से अब भी नफरत करती थी। मैं उससे घर के सारे काम कराती और कभी कभी तो मेरा हाथ भी उस पर उठ जाता था। लेकिन अंशिका बहुत ज़्यादा शांत हो गई थी। हर वक्त उदास रहती थी और हर वक्त वो तो मम्मी मम्मी करते हुए मेरे पीछे घूमती रहती। धीरे धीरे चारों बच्चियां बड़ी होने लगी थी, लेकिन अंशिका का खूब रंग रूप निकला। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन एक बात मुझे बहुत खटकती थी। जो भी रिश्ता मेरी बड़ी बेटी के लिए आता वो अंशिका की तरफ झुक जाता था। तंग आकर मैंने अंशिका से कह दिया कि किसी भी आने वाले रिश्तेदार के सामने नहीं आना। अंशिका मेरी सारी बातें मानती थी और उसने यह भी बात मेरी मान ली थी। वो किसी के सामने नहीं आती थी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता कि मेरी बेटी का रिश्ता होते होते रह जाता। वो लोग अंशिका को पसंद कर लेते और मेरी बेटी का रिश्ता रह जाता, और आज भी ऐसा ही हुआ था। फिर मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि सबसे पहले मैं अंशिका की शादी करूंगी और अपने रास्ते के कांटे को ही निकाल दूंगी, क्योंकि यही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि जब तक अंशिका की शादी नहीं होती, मेरी बेटियों की शादियां नहीं हो सकती। इसलिए मैंने अंशिका के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। लेकिन अंशिका के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता आता था, लेकिन मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं करना चाहती थी। जो बरसों से मेरे दिल में गुस्सा भरा हुआ था, उसे निकालना चाहती थी। मैं उसकी माँ का बदला लेना चाहती थी। मैं हर आने वाले रिश्ते को मना कर देती, लेकिन अगला रिश्ता उससे भी बढ़कर होता। मैं तो अंशिका की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी जो उसके जोड़ का ना हो, जहाँ उसे सिर्फ दुख ही दुख मिले। लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिला था। एक दिन मैं बाजार जा रही थी तो साइकिल वाले से टकरा गई। साइकिल वाला जल्दी से नीचे उतर कर आया और मुझे उठाते हुए बोला, माफ़ कर दो मैडम, मैंने आपको देखा नहीं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे तो उनसे दूर कहीं भाग जाना चाहता था। मैंने साइकिल वाले को देखा, अच्छी कदकाठी का लड़का था, लेकिन कुछ घबराया हुआ था। मैंने कहा, कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? कहने लगा, मैडम जी, मैं जुआरी हूँ। जुए में सब कुछ हार गया, कुछ उधार भी हो गया, तो उसी का चुकता करने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। शाम तक कहीं से इधर उधर जुगाड़ करके मैं उनका उधार चुकता कर दूंगा। अभी तो मुझे उनसे बचना है। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया,
इससे अच्छा रिश्ता अंशिका के लिए कोई नहीं मिल सकता। मैं साइकिल वाले को थोड़ा साइड में ले गई, उससे पूछा, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मेरी बात सुनकर वो शर्मा गया और हाँ में सिर हिला दिया। मैं उसे फौरन अपने साथ लेकर आई। उसी वक्त पंडित जी को बुलाकर अंशिका के साथ उसके फेरे टलवा दिए। अंशिका बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। एक बार तो मेरा दिल उसके रोने चीखने से पिघल गया था, लेकिन मैं अपनी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसका रोना धोना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। साइकिल वाले और अंशिका की शादी करवाकर मैंने उसे उसी वक्त घर के कपड़ों में ही विदा कर दिया। वो रोती धोती घर से विदा हो गई। मेरी बेटियों ने जल्दबाजी में शादी करने की वजह पूछी तो मैंने कहा, अगर अंशिका की शादी नहीं करती तो तुम में से किसी की भी शादी नहीं होती। मेरी बेटियां मेरी बात सुनकर शांत हो गई। अब मुझे अपनी बेटियों की शादी की फिक्र थी। मैं उनके लिए रिश्ते ढूंढने लगी। अब क्योंकि अंशिका का कोई मसला नहीं था, तो मेरी दोनों बड़ी बेटियों की शादी बहुत ही आसानी से हो गई। अब घर में मैं और मेरी छोटी बेटी बचे हैं, और छोटी बेटी की शादी करने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं था। अंशिका की शादी किए हुए मुझे पूरे 6 महीने गुजर चुके थे, और इन 6 महीनों में अंशिका एक बार भी हमारे घर नहीं आई थी। मुझे अब थोड़ी उलझन होने लगी थी कि पता नहीं अंशिका कैसी होगी। वो एक बार भी हमसे मिलने क्यों नहीं आई। एक दिन ऐसे ही कटे जा रहे थे कि एक दिन अचानक अंशिका आ गई। वो ना ही खुश लग रही थी और ना ही दुखी। उसने आते ही मुझसे गले मिला और मेरे हाथ पर बहुत सारे पैसे रख दिए और बोली, मैं आपसे मिलने फिर आऊँगी। मैं हैरान हो गई कि ये सब क्या है, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। फिर मैंने सोचा, चलो जो भी है, मेरी बहुत सारी ज़रूरतें अटकी हुई थी, वो पूरी हो जाएंगी इन पैसों से। एक हफ्ते बाद अंशिका फिर से मुझसे मिलने आई और ढेर सारे पैसे मेरे हाथों पर रख दिए। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। मुझे फिर उससे नफरत होने लगी। इस लड़की की कितनी अच्छी किस्मत है, जहाँ भी जाती है उसकी किस्मत खुल जाती है। अगली बार जब अंशिका मुझसे मिलने आई तो उसका पति भी साथ में था। वो मुझसे बहुत ही मोहब्बत और गर्मजोश से मिला। साथ ही उसने अपने भाई के लिए मेरी छोटी बेटी का रिश्ता भी मांग लिया। मैंने भी लालच में आकर हाँ कर दिया। कितने पैसे वाले लोग हैं, मेरी बेटी राज करेगी जैसे अंशिका करती है। अंशिका ने मुझे अंदर कमरे में ले जाकर बहुत मना किया कि ये रिश्ता ना करें, लेकिन मैंने नहीं सुना। मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मुझे लगा शायद अंशिका को मेरी बेटी के ऐसो आराम देखा नहीं जाता। वो नहीं चाहती कि उसकी तरह मेरी बेटी भी ऐश करे। मैंने बाहर आकर अंशिका के पति को रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और बोला कि अगले हफ्ते ही सादगी से शादी कर देते हैं। वह मान गया। जाते जाते भी अंशिका ने इस रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी थी। एक हफ्ते बाद ही मैंने सादगी से अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। फेरों से पहले भी अंशिका ने मुझे बहुत मना किया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। उल्टा उसे ताने देने लगी, तुम नहीं चाहती कि मेरी बेटी खुश रहे, आखिर हो तो रागिनी की बेटी। मेरी बात सुनकर अंशिका की आंखों से आंसू आ गए थे। वो रोने लगी। फिर मेरी बेटी की शादी हो गई और उसकी विदाई का वक्त भी आ गया। मैंने पिछली सारी नाराजगी बुलाकर रीति से कहा, अंशिका मेरी बेटी का ध्यान रखना। अंशिका ने हल्के से मुस्कुरा दिया और कहा, जब ख्याल रखने का वक्त था तो आपने मेरी नहीं सुनी और अब आपने लालच में आकर अपनी बेटी की शादी कर दी। लेकिन जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगी। मेरी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मैं सोचने लगी, ना जाने ये अंशिका यह सब क्यों कह रही थी, लेकिन फिर मैंने सर झटक दिया और अपने कामों में लग गई। मेरी बेटी की शादी के पूरे 2 हफ्ते निकल चुके थे, लेकिन इन 2 हफ्तों में मेरी बेटी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा था। सोचा, चलो क्यों ना खुद चलकर अपनी बेटी से मिलकर आती हूँ। अपनी बेटी से मिलने जब मैं उसके घर पहुंची तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। दिल में चाहा कि मैं चीख मार कर रोऊं। अंशिका ने मुझसे ठीक ही मना किया था कि ये शादी ना करे, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी थी। अपनी लालच में आकर मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंची तो मेरी बेटी फकीरों वाले हुलिये में फटे कपड़े पहने, बाल बिखरे, बड़ा सा कटोरा हाथ में लिए थी। मैं घर से बाहर निकल रही थी। मुझे देखते ही वो दौड़कर मेरे गले से लिपट गई और बोली, मम्मी आपने मुझे कहाँ भेज दिया? ये लोग मुझे बहुत मारते हैं और मुझसे भीख मंगवाते हैं। मैं यह सुनकर बोलने की हालत में नहीं थी। तभी अंशिका उससे खराब हालत में बाहर निकली। मैंने उसे चीख कर कहा, अंशिका तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अंशिका रोते हुए बोली,
मम्मी, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको खुलकर नहीं बता सकती थी। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, हर वक्त हम पर निगाह रखते हैं। मैंने आपको लाख मना किया था आप ये शादी ना करें, लेकिन आप लालच में थीं, आप नहीं मानी। इनका गैंग बहुत बड़ा है, बहुत ऊपर तक उनकी पहुंच है। हमारे साथ साथ और भी कई लड़कियां यहाँ पर फंसी हुई हैं। अब आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो इन लोगों को पता चल जाएगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। आप ऐसा करें, सबसे पहले पुलिस में जाएं और हमारे बारे में उन्हें सब कुछ बताएं कि ये लोग हमसे भीख मंगवाते हैं। अंशिका मुझे वही हक्का बक्का छोड़कर मेरी बेटी को साथ लेकर निकल चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं थी। किसी तरह खुद को घसीटते हुए मैं पुलिस थाने पहुंची और मैंने पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस वाले पहले तो मेरी बातें मानने के लिए तैयार नहीं थे। मेरी बहुत मिन्नतें करने पर वह मेरे साथ उस जगह पर चलने को तैयार हुए। थोड़ा छानबीन के बाद वो लोग पकड़े गए। उनका बहुत बड़ा गैंग था। वह सब लोग बड़े स्तर पर लड़कियों को भीख मंगवाते थे। पुलिस ने उन लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। अभी सारे लोग नहीं पकड़े गए थे, कुछ रह गए थे जिनके लिए पुलिस अभी भी छानबीन कर रही थी। बहुत सारी लड़कियां थी जो अब इस गंदगी से छूट चुकी थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों को तलाक दिलवाया और घर वापस ले आई। अब मुझे एहसास हो रहा था कि बदले की आग में मैं अंधी हो चुकी थी। अंशिका के साथ साथ मैंने अपनी सगी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर कुछ कहना ही था, लड़ना झगड़ना था, तो अपना गुस्सा निकालना था तो राकेश से कहना था ना। इसमें अंशिका का क्या कसूर था? वो तो बेकसूर थी। हर वक्त तो मम्मी मम्मी कहते मेरे आगे पीछे फिरती थी, मेरी मार खाती थी, मेरे तानों को सहती थी, घर का सारा काम करती थी। मैंने उस मासूम के साथ जानबूझकर गलत किया, इसलिए भगवान ने मेरी बेटी के साथ गलत किया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच लाती रहूँगी। और पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।